लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी देन लेन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 5 लड़कों के बाद जब एक लड़की पैदा हुई तो माँ बाप ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा निरुपमा। इस घराने में ऐसा शौकिया नाम इससे पहले कभी सुनने में नहीं आया। अब तक अक्सर देवी देवताओं के नाम पर ही सबके नाम रखे जाते थे, जैसे गणेश, महेश, सीता, पार्वती आदि। कुछ दिनों से निरुपमा के ब्याह की बात चल रही है। उसके पिता रामसुंदर ने बहुत तलाश किया, पर पसंद का कोई लड़का ही नहीं मिला। आखिर जबरदस्त एक राय बहादुर रईस के घर उनके इकलौते लड़के की इन्हें टोह लगी। हालांकि राय बहादुर के बाप दादों की जमीन जायदाद और धन दौलत बहुत कुछ खत्म हो चुकी थी, पर था वो खानदानी घराना। लड़के वालों की तरफ से 10,000 रुपये नकद और काफी से ज्यादा दहेज की मांग पेश हुई। रामसुंदर बिना कुछ सोचे समझे ही इस बात पर राजी हो गए। कारण उन्होंने सोचा कि ऐसे लड़के को किसी भी तरह हाथ से न जाने देना चाहिए। मगर रुपयों का इंतजाम आखिर दम तक कोशिश करते रहने पर भी नहीं हुआ तो नहीं ही हुआ। बहुत कुछ गिरवी रखकर बेचकर बहुत कोशिश करने पर भी 6-7 हजार की कमी आखिर रह ही गई। और इधर ब्याह के दिन करीब आ पहुंचे। अंत में ब्याह का दिन भी आ गया। बहुत ज्यादा ब्याज पर एक ने बाकी रुपया देना कबूल भी किया था, पर वक्त पर वो लापता हो गया। विवाह मंडप में बड़ी भारी कांय कांय मच गई। बड़ा शोभ फैल गया। रामसुंदर ने राय बहादुर के हाथ पैर जोड़े, खुशामद की और कहा, शुभ कार्य पूरा हो जाने दीजिए, रुपए मैं जरूर अदा कर दूंगा। राय बहादुर बोले, बगैर रुपया पाए लड़का मंडप में नहीं आ सकता। इस दुर्घटना से घर के भीतर औरतों में रोना सा पड़ गया। और इस भारी विपत्ति का जो मूल कारण है, वो ब्याह के कपड़े पहने, गहने पहने, माथे पर चंदन लेपे चुपचाप बैठी है। भावी ससुर खानदान पर उसकी भक्ति और प्रेम खूब बढ़ रहा हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इतने में एक नई बात पैदा हुई। लड़का अचानक अपने बाप के खिलाफ हो गया। वो अपने बाप से कह बैठा, खरीद बिक्री और भाव ताव की बात मैं नहीं समझता। ब्याह करने आया हूं और ब्याह करके ही घर लौटूंगा। बाप बेचारे जो सामने पड़ा उसी से कहने लगे, देखा साहब, आजकल के लड़कों का ढंग। दो एक समझदार और प्रवीण पुरुष थे। उन्होंने कहा, धर्मशास्त्र और न्याय नीति की शिक्षा अब तो बिल्कुल रही ही नहीं। इसी का तो ये नतीजा है। मौजूदा शिक्षा का जहरीला फल अपनी ही संतान में फला देख राय बहादुर हतोद्यम हो बैठ रहे। ब्याह तो किसी कदर हो गया, पर बिना आनंद के, उदास मन से। ससुराल विदा करते समय निरुपमा को हृदय से लगाकर बाप आंखों के आंसू न रोक सके। निरुपमा ने पूछा, वहां वाले क्या अब मुझे यहां आने नहीं देंगे बापूजी? रामसुंदर ने कहा, क्यों नहीं आने देंगे बिटिया, मैं खुद जाकर तुझे ले आऊंगा। रामसुंदर अक्सर लड़की को देखने जाते हैं, पर समधी के घर उनका कोई आदर नहीं। नौकर चाकर तक उन्हें नीची निगाह से देखते हैं। अंतापुर के बाहर एक अलहदे कमरे में 5 मिनट के लिए किसी दिन लड़की से मिल पाते और किसी दिन यों ही बिना मिले ही वापस चले आते। समझे आने में ऐसा अपमान तो अब सहा नहीं जाता। रामसुंदर ने तय किया कि जैसे हो रुपया अदा कर ही देना चाहिए, पर अभी जितना कर्ज का बोझ सिर पर लदा है, उसी से छुटकारा पाना मुश्किल हो रहा है। आगे की तो बात ही क्या, गृहस्थी का खर्च भी किसी तरह खींचातानी से चल रहा है, और कर्ज वालों की निगाह से बचने के लिए तो उन्हें तरह तरह के हीले हवाले सोचने पड़ते हैं। इधर ससुराल में उठते बैठते लड़की को दिन रात जली कटी सुननी पड़ती है। मायके की निंदा सुनते सुनते जब असह्य हो जाता है, तब वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अकेली बैठी आंसू बहाया करती है, और ये उसका रोज का काम हो गया है। खासकर सास की घुड़की झिड़की तो कभी रुकती ही नहीं। अगर कोई कहता है कि आह कैसी शक्ल है, जरा बहू का मुंह तो देखो, तो सास झमक कर बोल उठती, होगी नहीं, जैसे घर की लड़की है शक्ल भी तो वैसी ही होगी। और तो क्या, बहू के खाने पहनने तक की कोई खबर नहीं लेता। अगर कोई दयावान पड़ोसिन किसी त्रुटि का जिक्र कर देती तो सास कहती, बस बहुत है इतना ही। यानी अगर बाप पूरे रुपए देता तो लड़की की पूरी खातिर होती। सभी ऐसा भाव दिखलाते जैसे बहू का यहाँ कुछ हक ही नहीं, यहाँ वो धोखे से घुस आई हो। शायद लड़की के इस अनादर और अपमान की बात
उसके बाप के कानों तक पहुंच गई। इसी से रामसुंदर अंत में रहने का मकान तक बेचने की कोशिश करने लगे। पर अपने लड़कों से उन्होंने ये बात छिपा रखी कि वे उन्हें बिना घर द्वार के करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने निश्चय किया था कि मकान बेचकर उसी को किराए पर लेकर रहेंगे और ऐसी तरकीब से चलेंगे कि उनके मरने के पहले लड़कों को इस बात का पता ही न पड़ पाएगा। लेकिन लड़कों को ये बात मालूम हो गई। सब के सब बाप के पास आकर रोने लगे। खासकर बड़े तीनों लड़के विवाहित हैं और उनमें से किसी किसी के बच्चे भी हैं। उनके विरोध ने बड़ा गंभीर रूप धारण किया। आखिर मकान बेचना स्थगित रहा। तब रामसुंदर जगह जगह से मोटी ब्याज पर थोड़े थोड़े रुपए कर्ज लेने लगे। अंत में ऐसा हुआ कि गृहस्थी का खर्च चलना भी मुश्किल हो गया। निरुपमा बाप का मुंह देखकर सब समझ गई। वृद्ध पिता के सफेद बालों पर, सूखे चेहरे पर और सदा संकुचित भाव पर गरीबी और दुश्चिंता की छाया साफ साफ दिखाई देने लगी। लड़की के सामने जब बाप कसूरवार हो तब उस कसूर के लिए उसका पछतावा क्या छिपाया जा सकता है। रामसुंदर समधि आने में जब इजाजत पाकर क्षण भर के लिए लड़की से मिलते तब उनकी छाती किस कदर फटती सो तो उनकी हंसी से ही मालूम हो जाता। महज पिता के व्यथित हृदय को तसल्ली देने के लिए कुछ दिन से निरुपमा मायके जाने को अधीर हो उठी है। बाप के सूखे चेहरे को देखकर अब वो दूर नहीं रह सकती। एक दिन बाप से उसने कहा, बापूजी मुझे घर ले चलो। बाप ने कहा, अच्छी बात है। पर उनका कोई बस नहीं था। अपनी लड़की पर बाप का जितना कुदरती हक होता है, मानो दहेज के रुपयों के बदले उसे गिरवी रख देना पड़ा है। और तो क्या, लड़की से मिलने के लिए भी बड़े संकोच के साथ भीख सी मांगनी पड़ती है और किसी किसी दिन तो मनाही हो जाने पर फिर दूसरी बार कहने का मुंह ही नहीं रहता। पर लड़की जब खुद मायके आना चाहती है तब भला बाप उसे बिना ले जाए कैसे रह सकता है। इसी से समधी की सेवा में इस बात की दरखास्त पेश करने के पहले रामसुंदर ने उनके आगे कितनी दीनता, कितना अपमान, कितनी हानि उठाकर 3,000 रुपये इकट्ठे किए थे। उस इतिहास का छिपा रहना ही अच्छा है। नोटों को रूमाल में लपेटकर अच्छी तरह दुपट्टा में बांधकर रामसुंदर समधी के पास जाकर बैठे। पहले तो मुंह पर हंसी लाकर मोहल्ले की बात छेड़ी, फिर हरे कृष्ण के घर जो बड़ी भारी चोरी हो गई है उसका शुरू से आखिर तक ब्यौरा सुनाया। नवीन माधव और राधा माधव दोनों भाइयों की तुलना करके उनकी विद्या, बुद्धि और स्वभाव के बारे में राधा माधव की प्रशंसा और नवीन माधव की निंदा की। शहर में एक नई बीमारी फैली है उसके बारे में बहुत सी अजीब अजीब बातें कहीं और फिर अंत में चद्दर को एक किनारे से रखकर बातों ही बातों में बोले, ब्याई जी साहब, आपके रुपए तो अभी बाकी ही हैं। जब आता हूं तभी सोचता हूं कि कुछ लिए चलूं, पर चलते वक्त ख्याल ही नहीं रहता। अब तो भाई बूढ़ा हो चला हूं। इस तरह एक लंबी भूमिका बांधते हुए पसली की 3 हड्डियों के समान उन 3 नोटों को मानो बहुत ही आसानी से बड़ी लापरवाही से निकाला। ले देकर सिर्फ 3,000 के नोट देखकर राय बहादुर कहा मारकर हंस पड़े। बोले, रहने दो ब्याई जी, इन्हें अपने पास ही रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। एक प्रचलित कहावत का उल्लेख करके उन्होंने कहा कि जरा से के वास्ते अब क्या वे हाथ गंदे करें। इतनी बात हो जाने के बाद लड़की को विदा करने की बात और किसी के मुंह से शायद ही निकलती, पर रामसुंदर ने सोचा कि रिश्तेदारों का संकोच अब मेरे लिए शोभा नहीं देता। हृदय पर गहरी चोट पहुंचने के कारण कुछ देर तो वे चुप रहे, फिर अंत में उन्होंने नरमाई से उस बात का जिक्र किया। राय बहादुर ने किसी कारण का उल्लेख बगैर किए ही कहा, विदा तो अभी नहीं हो सकती। इतना कहकर वे किसी काम से बाहर चले गए। रामसुंदर लड़की को मुंह न दिखाकर कांपते हुए हाथों से उन नोटों को चद्दर के छोर में बांधकर सीधे घर लौट आए और मन ही मन कसम खाई कि जब तक सब रुपये चुकाकर लड़की पर अपना हक नहीं पा जाता तब तक समधी के घर न जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए। निरुपमा बाप को बुलाने के लिए आदमी पर आदमी भेजती, पर घर पर कभी वे मिलते ही नहीं। बहुत दिनों से बाप को न देखने से भीतर ही भीतर वो घुलने लगी। आखिर उसने आदमी भेजना भी बंद कर दिया और तब बाप के मन में बड़ी चोट लगी। पर फिर भी वे लड़की के घर नहीं गए। कुआर का महीना आया। रामसुंदर ने कहा, अब की बार पूजा में लड़की को जरूर बुलाऊंगा, नहीं तो मैं। बड़ी कड़ी प्रतिज्ञा कर बैठे।
दुर्गा पूजा की पंचमी के दिन फिर चद्दर के छोर में कुछ नोट बांधकर रामसुंदर चलने की तैयारी करने लगे। इतने में 5 साल का एक पोता आकर कहने लगा, बाबा मेरे लिए गाड़ी खरीदने जा रहे हो? बहुत दिनों से उसे रबर के पहियों की ठेला गाड़ी पर चढ़कर हवा खाने का शौक हुआ है, पर किसी भी तरह वो पूरा नहीं हो रहा है। 6 वर्ष की एक पोती ने आकर रोते रोते कहा, पूजा के न्योते में जाने के लिए मेरे पास एक भी अच्छी धोती नहीं बाबा। रामसुंदर ये सब जानते थे और इस बारे में उठते बैठते बहुत कुछ सोच भी रहे थे, और साथ ही इस सोच में भी पड़े हुए थे कि राय बहादुर के घर से कहीं पूजा का न्योता आ गया तो क्या अपनी बहुओं को वहां इसी तरह मामूली गहने पहनकर कृपा पात्र दरिद्र की तरह जाना पड़ेगा। ये सब बातें सोचते हुए उन्हें बहुत सी गहरी सांसें लेनी पड़ी हैं, पर उससे उनके माथे पर सिकुड़न पड़ने के सिवा और कोई नतीजा नहीं निकला। गरीबी से तबाह अपने घर का रोना कानों में लिए हुए रामसुंदर ने समधी के घर कदम रखा। आज उनमें संकोच का भाव नहीं है। दरबान और नौकरों के मुंह की ओर देखने में पहले जैसे उन्हें झिझक होती थी, अब वो बात नहीं रही। अब तो ऐसे घुसे जैसे अपने घर में घुस रहे हों। भीतर जाकर सुना कि राय बहादुर घर में नहीं है, कुछ देर बैठना पड़ेगा। रामसुंदर मन की उमंग को न रोक सके। लड़की से भेंट की, मारे आनंद के दोनों आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। बाप भी रोने लगे, बेटी भी रोई। किसी के मुंह से बात न निकली। इसी तरह कुछ समय बीत गया। बहुत देर बाद रामसुंदर ने कहा, अब की बार तुझे जरूर लेवा ले चलूंगा बिटिया, अब कोई अड़चन नहीं है। इतने में रामसुंदर का बड़ा लड़का हरमोहन अपने दोनों छोटे बच्चों को साथ लेकर सहसा घर में आ घुसा। पिता से बोला, बापूजी, तो क्या हमें अब रास्ते का भिखारी बनना पड़ेगा? रामसुंदर सहसा क्रोध में आकर बोल उठे, तुम लोगों के लिए क्या मैं नरकगामी बनूं? मुझे तुम लोग अपने सत्य का पालन नहीं करने दोगे? रामसुंदर ने मकान बेच डाला है, और इस बात का भी उन्होंने ठीक और काफी इंतजाम कर लिया था कि लड़कों को किसी भी तरह मालूम न पड़े। मगर आश्चर्य है, फिर भी उन्हें मालूम पड़ ही गया। इससे लड़कों पर उन्हें इतना गुस्सा आया कि आपे से बाहर हो गए। लड़के के साथ पोता भी था, वो भी उनके दोनों घुटनों को जोर से पकड़कर मुंह उठाकर कहने लगा, बाबा मेरी गाड़ी। रामसुंदर सिर झुकाए खड़े रहे। कोई जवाब न पाकर बच्चा निरुपमा के पास दौड़ गया। बोला, बुआ जी मुझे एक गाड़ी ले दोगी? निरुपमा सब समझ गई। बोली, बापूजी, अगर तुमने 1 पैसा भी मेरे ससुर को दिया तो फिर तुम अपनी बेटी को जिंदा न देख पाओगे। मैं तुम्हारी देह छूकर कहती हूं। छी बेटी, ऐसा नहीं कहते। अगर मैं रुपया न दे सका तो इसमें तेरे बाप की ही बेइज्जती है, और तेरी भी। बेइज्जती तो रुपया देने में है। तुम्हारी लड़की को क्या कोई इज्जत नहीं? मैं क्या सिर्फ 1 रुपए की थैली हूं? जब तक रुपया है तभी तक मेरी कीमत है। नहीं बापूजी, रुपए देकर तुम मेरा अपमान न करो। और फिर तुम्हारे दामाद भी तो रुपए नहीं चाहते। तो फिर ये तुझे विदा जो नहीं करेंगे बेटी? ना करे तो तुम क्या करोगे बताओ? तुम भी फिर विदा कराने ना आना। रामसुंदर कांपते हुए हाथों से नोट बंधे दुपट्टे को कंधे पर डालकर फिर चोर की तरह सबकी निगाह बचाकर घर लौट गए। परंतु ये बात छिपी न रही कि रामसुंदर रुपए लेकर आए थे और लड़की के मना कर देने से बिना दिए ही चले गए। किसी नटखट दासी ने कान लगाकर ये बातें सुन ली और सास से कह दी। सुनकर सास मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गईं। निरुपमा के लिए उसकी ससुराल कांटों की शैया हो उठी। एक तो उसके पति ब्याह के थोड़े दिन बाद ही डिप्टी मजिस्ट्रेट होकर परदेश चले गए, दूसरे इस ख्याल से कि कहीं ससंग दोष से ओछापन न आ जाए। अब उनका उसके मायके वालों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया गया है। इस बीच में निरुपमा एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी, पर इसके लिए सिर्फ उसकी सास को ही कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। खुद वो भी अपने शरीर की तरफ से बड़ी लापरवाह हो गई थी। कार्तिक के महीने में जबकि काफी ओस पड़ती है, सारी रात वो सिरहाने का दरवाज़ा खोलकर सोती और रात भर उघाड़ी पड़ी रहती थी। खाने पीने का भी कोई ठीक नहीं था। दासियां कभी कभी कलेवा लाना भूल जाती तो वो अपने मुंह से याद भी न दिलाती थी। उसके मन में ये बात खूब गहराई तक बैठ गई थी कि वो इस घर की दासी है, मालिक मालकिन की कृपा पर जिंदगी बसर कर रही है।
लेकिन ये भाव भी उसकी सास को बर्दाश्त न था। अगर खाने पीने में बहू की तरफ से कोई लापरवाही देखती तो झट कह बैठती, नवाब की बेटी है ना, गरीबों के घर का खाना क्यों रुचने लगा। कभी कहती, देखो जरा शक्ल तो देखो कैसी हो रही है, दिनों दिन जैसे जली लकड़ी हो रही हो। अंत में एक दिन निरुपमा ने सास से बड़े विनय के साथ कहा, बापूजी को और भाइयों को एक बार बुलाकर दिखा दो ना मां। सास बोली, बस सब मायके जाने के ढंग है। कहने से कोई विश्वास न करेगा। जिस दिन शाम के वक्त निरुपमा की सांस चलने लगी, उसी दिन पहले पहल उसे डॉक्टर ने देखा और वही दिन उसके इलाज का आखिरी दिन हुआ। घर की बड़ी बहू मरी है, लिहाजा खूब धूमधाम के साथ अंत्येष्टि क्रिया की गई। प्रतिमा विसर्जन के समारोह के संबंध में जैसी राय चौधरी की लोक प्रसिद्ध प्रतिष्ठा है, बड़ी बहू की दाह क्रिया के विषय में भी राय बहादुर की वैसी ही नामवरी हो गई। ऐसी चंदन की लकड़ियों की चिता आज तक किसी ने देखी ही न थी। फिर श्राद्ध भी ऐसे ठाठ बाट से हुआ कि जो राय बहादुर के घर ही संभव था। सुनते हैं इसमें वे कुछ कर्जदार भी हो गए। रामसुंदर को तसल्ली देते समय लोग उनकी लड़की का कैसे धूमधाम के साथ दाह हुआ उसी का वर्णन करने लगते। इधर डिप्टी मजिस्ट्रेट की चिट्ठी आई कि मैंने यहां मकान वगैरह का इंतजाम कर लिया है, अब जल्दी बहू को भेज दो। राय बहादुर ने जवाब दिया कि बेटा, तुम्हारे लिए दूसरी एक लड़की से सगाई तय कर ली गई है, सो तुम जल्दी छुट्टी लेकर यहां चले आओ। अब की बार लड़के के ब्याह में राय बहादुर को 20,000 रुपये नकद मिले और वे हाथों हाथ वसूल भी हो गए। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी देन लेन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।